कक्षा 10 के सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्री राम क्लासेस में। और प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 की गणित का जो बोर्ड का जो 2024 में पेपर हुआ था उसको हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, सॉल्यूशन करने वाले हैं किस प्रकार से जो बोर्ड का जो पेपर आता है। और ये पेपर आपकी जो अर्धवार्षिक परीक्षा होगी दिसंबर 2025 में, उसके लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है। इसमें से कई सारे क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आपको हूबहू देखने को मिलने वाले हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना ताकि आपको ये समझ विकसित हो जाएगी कि आपका जो गणित के पेपर में क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं। ये ज़्यादा से ज़्यादा आपको PYQ सॉल्व करने हैं। जितने ज़्यादा आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें आपको ज़्यादा ही फ़ायदा मिलने वाला है। ये मैथमेटिक्स का जो बोर्ड का पेपर है आपके 2024 का 3.25 घंटे का पेपर होता है और 80 नंबर का आपके पेपर आता है। इसकी पूरी जो PDF है वो आपको अपने ऐप के ऊपर मिल जाएगी। आपको सभी पेपर की जो PDF है 2010 से लगा करके 2011 से लगा करके 2025 तक के जो सभी पेपर हैं, सभी विषय के पेपर, वो आपको अपने ऐप के ऊपर इसकी PDF के रूप में उपलब्ध आपको मिल जाएंगे। तो आप वो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लेना। ऐप के ऊपर आप टेस्ट वगैरह भी दे सकते हैं। तो आइए हम इस वीडियो में जो कक्षा 10 की जो गणित का पेपर है वो हम इसमें सोल्व करते हैं। देखो 2024 में जो पेपर पैटर्न था उसमें थोड़ा सा इसमें बदलाव था कि आपका जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 1 था, इसमें आपके जो MCQ टाइप के जो क्वेश्चन पूछे गए थे और उसमें जो मॉडल पेपर जारी हुआ था, ब्लूप्रिंट जारी हुआ था, उसमें आपके 15 MCQ पूछे गए थे और 15 ही MCQ का उसमें आपके ब्लूप्रिंट जारी हुआ था। लेकिन इस बार आपका जो अर्धवार्षिक परीक्षा होगी उसमें आपके जो 15 तो आपके MCQ आएंगे अर्धवार्षिक में, और बोर्ड का जो पेपर होगा उसमें आपके 18 MCQ आएंगे। ठीक है, तो बोर्ड के पेपर में आपके 18 क्वेश्चन अब सदा के आने वाले हैं। एक मैंने डिटेल से पूरा वीडियो आपके अपलोड कर दिया है, आपने देख लिया होगा, नहीं देखा तो उसको ज़रूर देख लेना कि आपका जो बोर्ड का जो ब्लूप्रिंट है वो किस प्रकार का है और किस प्रश्नावली से कितने नंबर के कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, तो वो आप ज़रूर देख लेना। आइए सेक्शन जो ए है उसमें आपका जो MCQ टाइप की क्वेश्चन है उसको हम वीडियो में सोल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें पूछा जा रहा है कि दो संख्याओं का जो महत्तम है वो 27 है, उनका जो लघुत्तम है वो 162 है। एक संख्या अगर आपके जो 54 है तो दूसरी संख्या आपको ज्ञात करनी है। ये कह रहे हैं कि इसका जो महत्तम का मतलब क्या होता है, HCF आपका 27 है और आपका LCM जो है वो आपका 162 है। इसमें आपकी एक संख्या दे रखी है और आपको दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये आपके 1.1 का सवाल है, वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। तो हमें एक जो संबंध है वो आपको ध्यान में रखना है कि दो संख्याएं A और B अगर इनका हम गुणा करेंगे तो इनका जो गुणा आएगा वो इनके LCM और इनके HCF के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। यानी कि जो दो नंबर हैं आपके, दो संख्या हैं जिनका हम गुणा करेंगे A और B, तो इनका जो गुणा है वो इनके LCM और HCF के गुणा के बराबर आता है। इसी फॉर्मूले की सहायता से आपको दूसरी संख्या जो B है वो ज्ञात करनी है। तो आइए इसको हम सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पर A का मान कितना है, A का मान यहाँ पे 54 है, पहली संख्या आपके 54 है, तो A का मान हम 54 लिख लेंगे ये, इंटू B का मान कितना है हमें ज्ञात करना है। LCM कितना दे रखा है, तो ये देखो LCM कितना है 162 है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 162 इंटू HCF कितना है, तो HCF ये देखो 27 है, तो यहाँ आ जाएगा आपका 27। अब आपको किसका मान ज्ञात करना है, आपको मान ज्ञात करना है B का। तो इस B को यहाँ से अकेला करो, इसके जो आपके गुणा में 54 इसको यहाँ से हटाओ, तो B बराबर क्या हो जाएगा आपका 162। आपको गुणा नहीं करना है, यहाँ पे आपको काट देना है, तो 162 इंटू 27 और बटे में आ जाएगा आपका 54 54। अगर आपको थोड़ा सा नॉलेज है तो आपका 27 का डबल आपके 54 होता है, तो ये 27 से कम 27 और 27 दूनी 54, ये 2 बार कट जाएगा। तो फिर क्या बचेगा, ऊपर तो 162 बचेंगे और नीचे ये 2 बचेंगे। 162 में 2 का भाग देंगे तो 16 में तो 8 बार जाएगा और 2 में 1 बार जाएगा, तो B का मान कितना आएगा 81 आएगा, 81। ढूंढो, देखिए इसमें 81 कहाँ दिखाई दे रहा है, तो आपको ध्यान से देखना है। ऐसा नहीं हो कि इधर 18 देख के इस 81 को आप राइट कर दो ऑप्शन द करेक्ट आंसर। जो ये गलत है, ये 18 है, इसमें इस आंसर कितने आ रहे हैं 81 आ रहे हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कितना हो जाएगा आपका 81 हो जाएगा, जो कि A वाला ऑप्शन में दे रखा है। तो देखो एग्जामिनर आपके साथ में जो इस प्रकार से खेल सकता है कि आपको 81 और 18 दोनों एक जैसे ऑप्शन दे दें, वहाँ एग्ज़ाम में इस प्रकार का जो कुछ गड़बड़ी आपके साथ में हो सकती है, इसलिए आंसर को ध्यानपूर्वक देखना है। फिर हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है बहुपद x² - 2x - 8 के आपको शून्य ज्ञात करना। तो इसको आप गुणनखंड विधि से हल करेंगे और ये आपकी प्रश्नावली जो 2.1 है वहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसको मैं आपको सोल्व करके बताता हूँ। x² - 2x और माइनस में 8 है।
इसके आपके शून्य ज्ञात करना है, यानी कि गुणनखंड करके बराबर में 0 लिखना है, फिर आपको x का मान ज्ञात करना है। तो या तो आप इसको ऑप्शन से हल कर सकते हैं, यानी कि इसमें से किस ऑप्शन को रखने पर इसका उत्तर शून्य आ जाएगा, एक तो ये तरीका है। दूसरा, इसको गुणनखंड करके हल कर लो। तो मैं आपको गुणनखंड करके बताता हूँ। तो गुणनखंड में हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम तुलना करेंगे इसकी मानक समीकरण से ax² प्लस bx प्लस c से। ये द्विघात बहुपद का मानक समीकरण है। इससे तुलना करेंगे तो a बराबर में कितना है, a बराबर में 1 है, और b बराबर में कितना है, ये -2 है। तो -2 है, और c बराबर -8 है, तो c बराबर हो जाएगा -8। अब हम क्या करेंगे, a को c से गुणा करेंगे, a c करेंगे, तो a इंटू सी करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, a का मान 1 है और c का मान कितना, -8, जो कितना हो जाएगा, -8 ही आएगा। अब आपको -8 के टुकड़े करने हैं, जिनको जोड़े या घटाएं तो आपका जो b का मान है -2 वो आ जाए। तो 8 के टुकड़े क्या हो जाएंगे, 4 और 2 हो जाएंगे, 4 दूनी 8। अब गुणा करने पे माइनस आए, ठीक है, और जोड़ने या घटाने पे माइनस के ही उत्तर चाहिए, तो फिर आपको बड़ी संख्या माइनस की लेनी पड़ेगी, तो उत्तर इसका माइनस का आ जाएगा। ठीक है, तो -4 में हम 2 जोड़ेंगे तो हमारा उत्तर -2 आ जाएगा, और गुणा करेंगे 4 को, -4 को 2 से, तो -8 भी आ जाएंगे। तो इसके टुकड़े क्या हो जाएंगे, ये -4 और +2 हो जाएंगे। तो इसके टुकड़े हम यहाँ पे लिखेंगे, इसकी जगह पे -4 और +2 हो जाएंगे। तो वापस लिखेंगे हम इसको, x² -4x और प्लस में 2x, और माइनस में कितने आ जाएंगे, 8 आ जाएंगे। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे कॉमन लेना है। तो इसमें से कॉमन आएगा आपका x, दोनों में x है तो x कॉमन ले लेंगे, -x बाहर जाएगा तो 4 बचेगा। अब यहाँ पे वही संख्या वापस कॉमन आनी चाहिए जो इधर कोष्टक में कॉमन आ रही है, तो वो हम क्या लेंगे, हम +2 ले लेंगे। तो +2 ले लेंगे तो हमारे यहाँ पे बचेगा x, और यहाँ पे -2। तो जो कोष्टक के बाहर, इसको कोष्टक में बंद करो, और जो कोष्टक के 1 मिनट इसको वापस चेक करते हैं, ये 4 बार जाएगा। यहाँ पे 2 की जगह पे कितना आएंगे, यहाँ पे 4 आएगा, क्योंकि 2 का भाग 8 में 4 बार जाएगा। ये दोनों सेम ही मिलने चाहिए कोष्टक, तभी सही है हमारा उत्तर। तो एक तो x -4 आएगा, दोनों कोष्टक को एक बार लिखेंगे। अब कोष्टक के जो बाहर, इसको कोष्टक में बंद कर देंगे, x और इधर +2 जो हमने कॉमन लिया है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इनको कॉमन लिया जो कोष्टक में बंद कर दिया। अब शून्य ज्ञात करना, तो इनके बराबर में 0 लिख लेंगे, या तो ये 0 होगा x -4, या फिर x + 2 0 होगा। तो x -4 बराबर 0, और दूसरा हो जाएगा x + 2 बराबर 0। तो -4 इधर आएंगे तो कैसे हो जाएंगे, +4 हो जाएंगे, तो x बराबर +4, और x बराबर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो ये इसका जो फाइनल आंसर वो आपको देखने को मिलेंगे, x बराबर +4 और -2। तो +4 -2 आपका ऑप्शन नंबर जो स है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। देखो, इन्होंने आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए +2 और 4 भी दिया, लेकिन इससे कन्फ्यूज़ आपको नहीं होना है। आपके जो सही उत्तर है वही आपको टिक करना है। आप इतना सोल्व करेंगे, उसके बाद में आप जो सही आंसर तक पहुँचेंगे। तो ये आपको ज़रूर से, जो आपका क्वेश्चन करने के बाद भी आपके ऑप्शन जो है वो सही से ध्यान से देखना है। दूसरा तरीका क्या है, तो आप क्या करेंगे, ऑप्शन से कर लो इसको, ऑप्शन से भी इसके उत्तर आ जाएंगे। जहाँ पे इसको अगर आपको टुकड़े करना नहीं आता है शून्य के, तो आप इसमें x की जगह पे 2 और 4 रखे, देखो अगर दोनों से इसके 0 उत्तर आ रहा है तब तो इसका शून्य है, दोनों से इसका शून्य उत्तर नहीं आ रहा है तो इसका शून्य नहीं होगा। तो इसका दोनों से उत्तर 0 कब आएगा, जब x बराबर -2 रखेंगे और x बराबर +4 लिखेंगे। उदाहरण के लिए मैं इसको वापस सोल्व करके आपको बता दूँ, तो ये x² -2x और -8 है। यहाँ पे x बराबर -2 रखेंगे तो ये आपका 0 आ जाएगा। देखो, तो जहाँ x है वहाँ पे -2 रखेंगे, -2 इंटू x का मान भी -2 है, और -8, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, -2 का स्क्वायर +4 हो जाएगा, और -2 गुणा होकर कितने हो जाएंगे, +4 हो जाएंगे, और -8, 4 और 4 जोड़ेंगे तो 8 -8 बराबर 0 आ रहा है, यानी कि -2 तो इसका शून्य है। अब 4 भी रख के देख लो, जहाँ पे देखो -2 रखने पे इसका उत्तर 0 आ रहा है, इसलिए इसका शून्य है। अब +4 रख के भी देख लो, यहाँ पे अगर इससे उत्तर 0 आता है तो भी इसका शून्य हो जाएगा। तो आइए इसको भी हम देख लेते हैं। जहाँ पे x है वहाँ पे 4 लिखेंगे, यहाँ पे 4 लिखेंगे, तो 4 से कितना हो जाएगा 16, और ये कितना हो जाएगा 4 दूनी -8 हो जाएंगे, और -8, तो माइनस दोनों जुड़ जाएंगे, तो -16 हो जाएंगे, 16 में से 16 गए तो 0, यानी कि x बराबर -2 रखा तो भी 0 उत्तर आया, और 4 रखा तो भी 0 उत्तर आया, इसलिए ये दोनों इसके क्या कहलाएंगे, शून्य कहलाएंगे।
तो अपने को स वाला उत्तर इसमें सही कर देना है। अगला प्रश्न आपका है कि पहली संख्या जो x का दुगुना है और दूसरी संख्या y के 7 गुने से 5 कम है तो माइनस आएगा। तो पहली संख्या तो x का दुगुना है तो x का दुगुना तो दे रखा है, ठीक है, तो ये ठीक है। और दूसरी संख्या जो है, दूसरी संख्या को y लिखेंगे, वो 7 गुना से 5 कम है तो y को 7 से गुना करेंगे और 5 कम है तो माइनस कर देंगे। तो 2x बराबर आपका 7y माइनस 5 इसका उत्तर रहेगा। ये इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपके आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका ये क्वेश्चन नंबर जो छठा क्वेश्चन है। यदि समांतर श्रेणी का पहला पद 2 है, सार्वंतर 3 है तो इसका nवां पद ज्ञात करना है। तो आपको a बराबर कितना लिखना है, 2 लिखना है, और d बराबर आपको 3 लिखना है, और इसका जो an आपको ज्ञात करना है। तो n की जगह पे n ही आएगा। तो फॉर्मूला क्या है, nवां पद का सूत्र क्या है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जहाँ पे a है वहाँ पे आपको 2 लिखना है और n की जगह पे n ही लिखना है। तो an बराबर 2 प्लस n की जगह पे कितना आएगा, 3, n की जगह पे तो n ही आएगा, माइनस 1 इंटू डी का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अंदर जब हम गुणा करेंगे तो ये आएगा आपका 2 प्लस 3 को n से गुणा करेंगे 3n और माइनस में 3। अब ये देखो यहाँ पे इसको आगे सोल्व करेंगे तो प्लस के 2 और माइनस के 3 कितना आएगा, माइनस का 1 आएगा। तो ये आ जाएगा आपका प्लस का 3n और माइनस का 1। तो ये इसका फाइनल उत्तर होगा 3n माइनस 1। तो 3n माइनस 1 आपके कहाँ दे रखा है, ऑप्शन नंबर ब में दे रखा है। यही इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है फिर आपका ये क्वेश्चन नंबर 5। 3 के प्रथम 5 गुणजों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो आपको 3 के प्रथम 5 गुणज है उनका योगफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो मल्टीपल जो है 5 मल्टीपल फर्स्ट 3 के उनका सम करना है। तो देखो गुणज क्या होता है, 3 के पहाड़े 3 का गुणज पूछ रहा है तो 3 के पहाड़े में आने वाली संख्या। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पंजे 15। ये क्या है, 3 के गुणज है। 4 के गुणज तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौके 16, 4 पंजे 20। ये 4 के गुणज है। अगर 4 का भाग जिस संख्या में जाता है वो 4 के गुणज हो जाएंगे। क्या 18 3 के गुणज है, तो बिल्कुल है 18 3 के गुणज, क्योंकि 18 में जो 3 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा, ठीक है। तो ये आपके 3 के गुणज हो जाएंगे 18। तो इस सवाल में आपके जो 3 के प्रथम 5 गुणज का योगफल पूछा गया है। 3 के प्रथम 5 गुणज कौन कौन से, 3, 6, 9, 12 और 15। तो 3 को भी इसमें शामिल करना है। तो इसमें हम 3 को भी जोड़ेंगे तो इनकी जोड़ कर लेंगे। 3 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 12 और प्लस में 15। तो इसको जोड़ करेंगे 3 और 12, ये भी कितने हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे। और फिर जो बचा हुआ है हमारा 9 और 6, ये भी 15 हो जाएगा। तो 15 3 बार हो रहे हैं। इन दोनों की जोड़ 15 हो रही है, इन दोनों की जोड़ 15 हो रही है। 15 और 15 30 और 15 45। तो 45 इसका जो करेक्ट आंसर है वो आ जाएगा। जोड़ करेंगे तो कितना आएगा, इसका आंसर 45 आएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सी जो है उसमें आपके दे रखा है। स वाला आंसर आपके देखो 45 दे रखा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला आंसर हो जाएगा, स। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन के जवाब आप पे सोल्व करके देना है, तभी आपका आंसर सही होगा। आपको क्या करना है, आपको प्रथम 5 विषम संख्या का योग करके बताना है। प्रथम 5 विषम संख्या का योग, प्रथम 5 विषम संख्या। तो इसमें प्रथम 5 जो विषम संख्या है उनका आपको योगफल ज्ञात करना है। प्रथम 5 विषम संख्या का योगफल। तो प्रथम जो 5 विषम संख्या इनकी जोड़ आपको करके कमेंट करके आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपका है छठा क्वेश्चन है कि यदि त्रिभुज PQR में PQ का जो स्क्वायर है प्लस QR का स्क्वायर है वो PR के स्क्वायर के बराबर होगा। तो ये बना लिया हमने एक त्रिभुज जो समकोण है, 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो ये इसमें क्या है, ये इसका कर्ण है। तो कहीं एक जगह ले लो P और एक जगह ले लो R और दूसरी जगह क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। तो ये पूछ रहा है कि कौन सा समकोण है। तो भाई देखो ये कर्ण है, ये लंब और आधार का स्क्वायर है और ये कर्ण का स्क्वायर है। तो ये कर्ण का हो जाएगा पूरा कर्ण। तो ये बिंदु कौन सा हो जाएगा, आपके 90 डिग्री का कोण हो जाएगा। तो ये 90 डिग्री का कोण कौन सा बिंदु हो जाएगा, Q। तो इसका जो आंसर आपके ब वाला उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है फिर आपके अगला प्रश्न है,
बिंदु 0,3 की एक्स एक्सिस से दूरी बतानी है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जब भी एक्स एक्सिस से दूरी पूछे आपको वाई निर्देशांक बताना है। जब भी आपको एक्स एक्सिस से दूरी पूछे तो आपको क्या करना है, वाई निर्देशांक बता देना है। वाई निर्देशांक का उत्तर इसमें क्या है, 3 है, तो इसका उत्तर आपको 3 कर देना है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 3 उत्तर हो जाएगा। और अगर इसकी दूरी पूछे वाई अक्ष से, अगर इसकी दूरी आपको वाई अक्ष से पूछें तो आपको उत्तर कर देना है एक्स निर्देशांक, यानी कि एक्स का मान। तो एक्स का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 इसकी दूरी एक्स अक्ष से होगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर माइनस में दे रखा तो दूरी को प्लस में लिखेंगे। जैसे बिंदु दे रखा है P 2,-3। अब पूछे कि एक्स अक्ष से दूरी कितनी है, तो एक्स अक्ष से दूरी अब भी आपकी कितनी आएगी, प्लस के 3 आएगी, ना कि माइनस के 3, क्योंकि दूरी कभी भी माइनस में नहीं होती है। आपने कभी नहीं देखा कि जयपुर माइनस के 200 किलोमीटर, ये आपने कभी भी बोर्ड पे ऐसे रोड के किनारे लिखा हुआ नहीं देखा। जयपुर माइनस के 200 किलोमीटर ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं देखा होगा। तो ये माइनस कभी भी दूरी का नहीं आता है, याद रखना। तो दूरी को हमेशा प्लस में लिखते हैं। एक प्रश्न आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आपको जो मूल बिंदु है उसके निर्देशांक कमेंट करके बता देना है, ठीक है। तो मूल बिंदु जो है, मूल बिंदु उसके जो निर्देशांक है, मूल बिंदु के निर्देशांक, वो आपको कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न आपका ये है कि आपको 2 sin 45 और cos 45 का मान ज्ञात करना है। तो वो लिख लेते हैं हम यहाँ पे 2 sin 45 और cos 45। तो 2 इंटू साइन 45 का मान कितना होता है, साइन 45 का मान होता है 1/√2। cos 45 का मान कितना होता है, 1/√2। ये फिक्स है, साइन 45 cos 45 दोनों बराबर ही होते हैं। 1/√2 और 1/√2 होता है। आप सारणी से लेके इसको चेक कर सकते हैं। जब इसको हम सोल्व करेंगे तो ये ऊपर तो 2 से गुणा हो जाएगा, सब 1 से गुणा के 2 ही बनेंगे, और नीचे ये √2 इंटू √2, तो √2 का √2 से गुणा करेंगे तो केवल 2 आता है, तो 2/2 आएगा। 2/2 का मतलब कितना उत्तर आ जाएगा आपके, 1 उत्तर आ जाएगा। तो इसका जो आंसर है आपके 1 उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन जो इसका जो द ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर रहेगा। तो आपको एक तो ये कमेंट करके बताना है कि एक तो √2 का मान कितना होता है और एक √3 का मान कितना होता है। मैंने 9th क्लास में आपको बताया था, आपको ज़रूर याद होगा। तो नहीं याद हो तो भी आप कहीं से भी ढूंढ करके आप कमेंट करके बताएंगे कि √2 का मान कितना होता है, √3 का मान कितना होता है। इसके अलावा आपको जो पाई का मान है वो कमेंट करके बताना है। पाई परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या, ये भी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वृक्ष की छाया उसकी ऊंचाई की इतना गुणी है तो आपको सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना है। तो ये इसकी जो वृक्ष है और ये इसकी छाया है। वृक्ष की जो छाया है उसकी ऊंचाई की इतनी गुणी है, तो ऊंचाई मान लेते हैं x है, ऊंचाई मान लेते हैं x है। तो इसकी जो छाया है वो कितनी हो जाएगी, 1/√3 इंटू x हो जाएगा, ठीक है। ये इतनी गुणी हो जाएगी। ये इसकी छाया है, ये कोई वृक्ष की छाया है और ये कोई एक वृक्ष है। तो इसमें क्या है, आधार और लंब है, ये समकोण त्रिभुज बनेगा और आधार और लंब हो जाएगा। आधार और लंब किस में होता है, tan थीटा में होता है। तो tan थीटा बराबर होता है, आपने लाल कक्का वाला पढ़ा होगा, लाल कक्का। अगर आपको साइन कोस tan समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट करके बता देना, मैं आपको इसका जो वीडियो है वो अपलोड कर दूंगा। तो ये होता है लाल कक्का में लंब बटा कर्ण साइन, आधार बटे कर्ण कोस और लंब बटे आधार, ये tan होता है। तो ये क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार हो जाएगा। आपको यहाँ पे मान ज्ञात करना है, लंब और आधार का मान लिख के थीटा का। तो ये हो जाएगा इधर tan थीटा, इधर लंब का मान कितना है x है और बट्टे में कितना है, इसको सोल्व करेंगे तो x/√3 है। तो बट्टे में आ जाएगा ये x/√3 का भाग देना है। भाग को बदलेंगे गुणे में तो ये हो जाएगा √3 और बट्टे में x, और फिर ये x से x कट जाएगा तो क्या बचेगा, tan थीटा बराबर क्या बचेगा हमारा, √3 बचेंगे। अब आप जब साइन कोस tan की सारणी देखेंगे तो tan जो कितने डिग्री के कोण पे √3 होता है। तो ये आप थोड़ा सा इसमें देखेंगे तो ये tan 60 का मान होता है। तो ये tan 60 का मान है, तो इसको क्या लिखेंगे हम, √3 को tan 60 लिख सकते हैं। जब हम तुलना करेंगे थीटा की, तो थीटा के बराबर में आपको tan से तो tan है, थीटा के बराबर में कितना आ जाएगा, 60 डिग्री उत्तर आ जाएगा। तो इसका जो फाइनल उत्तर है वो कितना आएगा, 60 डिग्री आएगा, ठीक
ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर आपके 10वां है, किसी वृत्त की व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं कैसी होती हैं। तो देखो मैं आपको थोड़ा सा वृत्त की जो स्पर्श रेखा है उसके बारे में यहाँ पे बता देता हूँ। ये कोई एक वृत्त है, ठीक है, ये वृत्त बना लिया मैंने, और ये वृत्त के व्यास है। आप सभी को पता होगा कि वृत्त का जो व्यास होता है वो सबसे बड़ी जीवा होती है। व्यास सबसे बड़ी क्या होती है, सबसे बड़ी जीवा होती है। तो याद रखना जो व्यास है वो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। तो ये सबसे बड़ी जीवा है। अब इसके सिरों पर, सिरे कहाँ पर हैं, ये यहाँ पर हैं, कॉर्नर, हम नाम देते हैं इसको ओ, ए और बी। तो ओ तो इसका सेंटर है, केंद्र है, ए और बी जो इसके व्यास के सिरे हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे स्पर्श रेखा खींचनी, वो कैसे बनेगी। तो याद, आपने प्रमेय जो 10.1 पढ़ा होगा, प्रमेय 10.1 ये कहती है प्यारे विद्यार्थियों कि जब आप किसी वृत्त के ऊपर स्पर्श रेखा खींचते हैं, ये कोई वृत्त है, इसके ऊपर एक स्पर्श रेखा खींचते हैं, ये वाली इसकी स्पर्श रेखा है, तो इसकी जो त्रिज्या होगी इसके ऊपर ये 90 डिग्री का कोण बनाती हैं। क्या बनाती है, 90 डिग्री का कोण बनाती हैं। तो ये मान लेते हैं ये इसकी त्रिज्या है, यहाँ से ओ से लगा के ए तक इसकी त्रिज्या है। तो जब स्पर्श रेखा खींचेंगे तो क्या होगा, इसके ऊपर 90 डिग्री का कोण बनाएगी ये जो लाइन है, इसके ऊपर 90 डिग्री का कोण बनाएगी। तो हम भी इस प्रकार की एक लाइन खींच लेते हैं जिसमें ये 90 डिग्री का कोण बनाती हैं। तो ये 90 डिग्री एंगल का एक कोण बन जाएगा। इसी प्रकार से इधर भी आपके जो 90 डिग्री का कोण बी के ऊपर बन जाएगा, क्योंकि हमें जो स्पर्श रेखा खींचनी है वो दोनों सिरों के ऊपर खींचनी है, ए के ऊपर भी और बी के ऊपर भी। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे कि ये दो लाइनें बन रही, दो स्पर्श रेखा, इसको T1 नाम दे देते हैं, इसको T2 नाम दे देते हैं। तो T1 और T2 दोनों कभी भी आपस में एक दूसरे को नहीं काटेगी, क्योंकि यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण है, ए पर भी और बी पर भी 90 का कोण है। तो ये दोनों रेखाएं कैसी हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। कैसी रेखा हो जाएगी, ये पैरेलल लाइन हो जाएगी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, आपके समांतर रेखा, इसका करेक्ट आंसर रहेगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि एक वृत्त के ऊपर जब हम स्पर्श रेखा खींचते हैं तो वो उसकी त्रिज्या पर लंब होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं, 90 डिग्री का कोण बनाती हैं। तो ये आप यहाँ से याद रखेंगे। और आपको स्पर्श रेखा की संख्या पूछें तो एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, तो वो बिंदु की जो पोजीशन है उस पर डिपेंड करेगा। मान लो बिंदु, ये आपके 10.2 का सवाल है, कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो मान लो बिंदु वृत्त के अंदर स्थित है, ये बिंदु है, वो पी बिंदु वृत्त के अंदर है। तो इस पी बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, एक भी स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते, क्योंकि ये तो वृत्त को अंदर से होकर गुजर रही है, छेदक रेखाएं। तो फिर इसमें स्पर्श रेखा आपके 0 हो जाएगी। अगर बिंदु वृत्त के ऊपर हैं, ये बिंदु वृत्त के ऊपर हैं, तो वृत्त के ऊपर होने पर इसको हम क्या कहेंगे, ये एक स्पर्श रेखा खींच सकेंगे। ये बिंदु अगर वृत्त के बाहर है यहाँ पे, तो कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हो, तो इसके ऊपर हम 2 स्पर्श रेखा ऐसे खींच सकते हैं। जब बिंदु वृत्त के बाहर होगा तो वृत्त के ऊपर हम 2 इस प्रकार की स्पर्श रेखाएं खींचेंगे। इसको P-T1 नाम दे देंगे, इसको P-T2 नाम दे देंगे। और इन दोनों की जो लंबाइयाँ हैं वो बराबर होती हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये आपके 10.2 प्रमेय है, ठीक है। ये 10.2 प्रमेय है कि वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की जो लंबाइयाँ हैं वो बराबर होती हैं। तो दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर आएगी, यानी कि P-T1 का जो मान है वो P-T2 के बराबर आता है। अगर प्यारे विद्यार्थियों आपको कोई कह दें कि इस वृत्त के ऊपर 2 स्पर्श रेखाएं हैं, P-T1 और ये P-T2, इसमें अगर P-T1 का मान 10 सेंटीमीटर है तो आपसे पूछे कि P-T2 का मान कितना होगा। ये यहाँ से लगाकर यहाँ तक 10 सेंटीमीटर है, तो आपको यहाँ P-T1 से P-T2 तक की लंबाई पूछें तो ये कितनी होगी, तो प्यारे विद्यार्थियों ये उतनी ही होगी जितना कि P-T1 है, क्योंकि वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई जो स्पर्श रेखा की लंबाइयाँ होती हैं वो हमेशा बराबर होती हैं। P-T1 बराबर P-T2 आता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको याद रखें। एक लंबाई देखिए दूसरी लंबाई आपसे पूछी जा सकती है। तो अगर ये 10 है तो दूसरी भी आपके 10 ही होगी, ये आपको याद रखना है। तो 3 पोजीशन मैंने आपको बता दी, बिंदु की वृत्त के अंदर, वृत्त के ऊपर और वृत्त के बाहर। तो एक वृत्त के ऊपर कुल कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हो, तो वृत्त के ऊपर एक बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो ऐसे तो इसके ऊपर अनंत बिंदु ऐसे, तो अनंत स्पर्श रेखा ऐसे हम इसके ऊपर खींच सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर अनंत बिंदु है तो अनंत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। लेकिन एक बिंदु से पूछें तो एक बिंदु से वृत्त के ऊपर एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, और पूरे वृत्त के ऊपर पूछें तो पूरे वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं होती है, तो पूरे वृत्त की जो आपके अनंत स्पर्श रेखाएं होती हैं। ये जो पूरे वृत्त का जो सवाल है वो आपका 10.1 का पहला सवाल है कि वृत्त की कुल कितनी स्पर्श रेखाएं होती हैं, तो अनंत होती हैं। लेकिन वृत्त के ऊपर एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, तो वो केवल एक होगा।
वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से वृत्त के ऊपर 2 स्पर्श रेखाएं, वृत्त के अंदर कोई बिंदु है तो वो आपके एक भी स्पर्श रेखा नहीं खींच पाएंगे, उसको हम छेदक रेखा कहेंगे। और याद रखिए छेदक रेखा वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करके निकलती है, जबकि स्पर्श रेखा जो होती हैं वो वृत्त को केवल और केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करके या फिर स्पर्श करके निकलती हैं। वृत्त का और आपकी जो स्पर्श रेखा का जो कॉमन पॉइंट होता है, उभयनिष्ठ बिंदु होता है, इसको अपन स्पर्श बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? स्पर्श बिंदु कहते हैं, स्पर्श बिंदु कहा जाता है इसको। तो इस प्रकार के जो स्पर्श रेखाओं के प्रश्न आपसे बनेंगे, तो ये आपको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है वो आपका जो वृत्त वाली प्रश्नावली है, 11वीं प्रश्नावली, उससे पूछा गया है। इसमें आपके वृत्त की परिधि तो दे रखी है और वृत्त की त्रिज्या आपको ज्ञात करनी है। तो परिधि कितनी दे रखी है? आपकी जो सरकमफ्रेंस है वो तो दे रखी है आपके 176, और आपको इसको रेडियस पता करनी है। तो निकाल लेंगे आराम से, छोटा सा काम है वो हम करके इसको आराम से इसको हल कर लेंगे। अगर आपको वृत्त की परिधि दे रखी है, सरकमफ्रेंस दे रखी है सर्कल की, तो आपको जो सरकमफ्रेंस है इसी का आपको फॉर्मूला लगाना है, वृत्त की परिधि का ही आपको सूत्र लगाना है। तो वृत्त की जो परिधि है वो क्या हो जाएगा? वृत्त की परिधि। तो वृत्त की जो परिधि है इसका जो सूत्र है वो क्या होगा? 2πr। तो ये दे कितनी रखी है? 176 दे रखी है। तो वृत्त की परिधि है कितनी? 2πr है, वो इसका फॉर्मूला लगा लेंगे। 2πr बराबर कितनी है? 176 है। अब आपको क्या करना है? पाई का मान लिख लेना है। तो 2 × पाई का मान 22/7 होता है, और जब तक नहीं कहे तब तक 22/7 ही लिखना, और आर का मान हमें ज्ञात करना है, और बराबर में 176 है। जिसको ज्ञात करना होता है उसको अकेला रखते हैं, तो आर को अकेला रखेंगे। इधर क्या बचेगा? 176 गुणा वाला भाग में चला जाएगा और भाग वाला गुणा में चला जाएगा। तो 7 तो भाग वाले इधर गुणा में चले जाएंगे 176 के, और ये 2 और 22 इसके ऊपर गुणा में है, इसके भाग में आ जाएंगे। अब क्या होगा? हम यहाँ पे भाग देंगे 22 का 176 में, तो ये 8 बार जाएगा। अगर 7 बार भाग देंगे, ठीक है, तो ये आपके 22 का भाग 7 बार देंगे तो 154 ही होते, लेकिन 8 बार देंगे तो 176 आ जाएगा। ये आपका 8 बार भाग चला जाएगा। फिर जो बचा हुआ है 8 है, उसमें 2 का भाग चला जाएगा 4 बार, और 2 में 2 का 1 बार। तो क्या क्या बच रहे ऊपर? एक तो 4 बच रहे हैं, एक 7 बच रहे हैं। देखो ये 4 और ये 7, तो 4 और 7 आपके कितने उत्तर हो जाएंगे? 28। तो 28 सेंटीमीटर का जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा। 28 कहाँ दे रखा है? तो ये रहा आपके 28, ऑप्शन सा में दे रखा है। तो इस प्रकार से आपको जो आंसर है वो निकालना है। एक क्वेश्चन में इसी टाइप का आपके लिए छोड़ रहा हूँ। एक वृत्त की जो परिधि है वो आपके दे रखी है 88 सेंटीमीटर दे रखी है, 88 सेंटीमीटर। आपको क्या करना है? इसका जो वृत्त का जो व्यास है वो निकालना है। वृत्त का क्या निकालना है? व्यास निकालना है। देखिए कितने बच्चे इस सवाल को करते हैं, कमेंट करके उत्तर इसका ज़रूर देना, ठीक है। तो ये वृत्त का व्यास कौन कौन निकाल सकता है? वृत्त की परिधि दे रखी है आपको 88, अब आपको वृत्त का व्यास बताने कितना आएगा। अगला सवाल हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने इस प्रकार से है। गोले का आयतन दे रखा है, त्रिज्या ज्ञात करनी। गोले का आयतन कितना है? 36 पाई है, और इसका आर रेडियस ज्ञात करना है। तो स्पेयर की जो वॉल्यूम है वो कितना दे रखा है? 36 पाई। आपको इसकी जो रेडियस है वो फाइंड करनी है। देख लेते हैं गोले का आयतन क्या होता है, हम इसको लिख लेते हैं। गोले का आयतन दे रखा है आपको, क्या दे रखा है? गोले का आयतन दे रखा है, वो कितना दे रखा है? 36 पाई दे रखा है। तो गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है? तो गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यूब, बराबर में है कितना? गोले का आयतन 36 पाई है। आपको यहाँ पे पाई का मान नहीं रखना है, क्योंकि पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। फिर आपको आर का मान ज्ञात करना है, तो आर क्यूब बराबर आपके 4 और बटे के 3 हटाना है, तो गुणा वाले भाग में चले जाएंगे, भाग वाले गुणे में। तो 36 × 3 और बटे में कितने आएंगे? 4 आ जाएंगे। 4 इसके भाग में चले जाएंगे और 3 इसके ऊपर गुणा में चले जाएगा। तो आर क्यूब बराबर आपके, इसको जब हम भाग दे देंगे तो 4 के पार्ट से 4 एक बार कटेगा, और 36 आपके 9 बार कटेंगे। तो ये क्या हो जाएंगे? 9 × 3 हो जाएगा। तो 9 × 3 बराबर कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। तो आर बराबर आपका जो क्यूब रूट करेंगे इसका 27 का, तो 27 का आपको क्या करना है? घनमूल निकालना है। 27 का क्या करना है? यहाँ पे घनमूल निकालना है, ठीक है। 27 के घनमूल निकालने, तो 27 किसका घन है? तो 27 प्यारे विद्यार्थियों 3 का घन है। तो इसका जो आंसर है वो कितना आएगा? आपके 3 सेंटीमीटर इसका जो आंसर है वो आएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपके 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। देखो अपना जो सवाल है वो मैं इसी प्रकार से आपको सवाल करवाता हूँ। अगर अपने 9th क्लास में भी
किए होंगे सवाल तो ज़रूर आपको उसमें पता होगा। और मैं आपको लास्ट तक इसी प्रकार से पूरी मैथ से जो वो करवाने वाला हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर किया करें, अपने कक्षा के बाकी विद्यार्थियों को ज़रूर बताया करें। आपके हाफ ईयरली के जो पेपर हैं वो 12 दिसंबर से शुरू होंगे। तो 12 दिसंबर से पहले पहले मेरी ये मेरा प्लान है कि आपको पूरी मैथ्स में जो आपको टिप्स करवा दूँ, जैसे अंगुलियों पे आप सवाल करें, इस प्रकार के जो मैं आपको यहाँ पे तैयारी करवाऊँ। तो इसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और मैं जो भी आपको जो पेपर सोल्व करवा रहा हूँ उन सभी को आपको सोल्व करना है और इनको अच्छे से तैयार करना है। जो विद्यार्थी जो यहाँ पर वीडियो देख के सवाल करेगा वो आपके जो अर्धवार्षिक परीक्षा में जो 70 नंबर का पेपर होगा उसमें 65+ नंबर आपके आराम से आ जाएंगे, अगर आप यहाँ पे साथ में तैयारी करेंगे और अच्छे से इनको साथ में सोल्व करेंगे तो। और कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे वो भी मैं आपको PHP के माध्यम से सोल्व करा दूंगा। अगर आपको अर्धवार्षिक परीक्षा के पेपर देखने हैं तो आपको अपने ऐप के ऊपर सारे जो पेपर्स हैं वो पुराने पेपर मिल जाएंगे। और पूरे राजस्थान में एक ही पेपर होता है अब, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। सभी जिलों का पेपर एक ही आएगा। इससे पहले अलग अलग जिलों के अलग अलग पेपर होते थे, तो वो सारे पेपर्स आपको अपने ऐप के ऊपर मिल जाएंगे और मैं उनका सॉल्यूशन भी आपको यहाँ पे करवाऊंगा। और कई सारे विद्यार्थी कमेंट भी कर रहे हैं कि हाफ ईयरली की तैयारी हमें अभी से करवाई जाए। तो अगर आपके कोर्स वगैरह हो गया हो स्कूल में तो मैं आपके अभी से जो हाफ ईयरली की जो पेपर्स है वो सॉल्व करवाना शुरू कर दूँगा, ताकि आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके हैं 13 कि प्रथम 11 पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात करना है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है। आपको प्रथम 11 जो होल नंबर है, जो फर्स्ट 11th होल नंबर, इनका आपको मीन फाइंड करना है। तो प्रथम 11 पूर्ण संख्या कौन कौन सी? 0 और आगे 1 से लगा के 10 तक की गिनती हो जाएगी। तो 1 2 3 फिर 4 5 6 7 8 9 10 और ये, ठीक है, ये आपकी 11 संख्या हो जाएगी। ये प्रथम आपकी 11 जो पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या क्या होती है? जो 0 से शुरू होती हैं। अब आपके पूर्ण की जगह पे हो सकता है कि प्राकृत संख्या पूछ ले, आपके होल नंबर की जगह पे नेचुरल नंबर पूछ ले, तो आपको क्या करना है, शुरुआत 1 से कर देनी। अब आपके सम की जगह पे विषम पूछ ले। इस प्रकार से आपके जो पूर्ण प्राकृत इनका आपको नॉलेज पूरा होना चाहिए। प्रथम 11 की जगह पे आपके प्रथम 7 पूछ ले, प्रथम 5 पूछ ले, तो जैसा पूछे वैसा ही जवाब देना। आपको 11 पूछे तो मैंने आपको देखो 11 संख्या लिख के बता दी। अब आप कहेंगे संख्या तो इसमें 10 तक की लिखी हुई है, तो इसमें 0 भी तो है, तो 11 संख्या हो गई आपके। देखो 1 से 10 तक गिनती 10 हो गई और एक 0 हो जाएगा, तो 11 हो जाएगी संख्या। अब इनका आपको माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य ज्ञात करने का जो सूत्र है वो आप बच्चे को पता है। माध्य बराबर सूत्र होता है आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। ये सूत्र होता है आंकड़ों का योग बटे व आंकड़ों की संख्या। तो ये सूत्र लिख लेंगे आंकड़ों की संख्या वाला। बहुत ही आसान सा सूत्र है और आपको याद भी हो गया होगा आंकड़ों की संख्या वाला। ये जितने भी ऊपर नंबर दे रखे हैं इन सभी की आपको क्या करनी है, जोड़ करनी है। तो यहाँ पे जोड़ कर लेंगे 0 + 1 + 2 + 3, ऐसे जोड़ करते हुए आपको कहाँ तक जाना है, ये 10 तक की गिनती की जोड़ करनी है। और बटे में आपको क्या लिखना है, जितनी संख्या है उनका भाग लगाना। तो कितनी संख्या है इसमें, 11 संख्या है, तो आपको 11 का भाग दे देना है। पहले ऊपर जोड़ करेंगे फिर हम 11 का भाग देंगे। तो जब हम इसमें 1 से लगा के 10 तक की गिनती की जोड़ करेंगे तो आपने एपी वाली प्रश्नावली 5वीं प्रश्नावली में प्रथम 10 संख्याओं का जो प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योग आपने किया होगा, वहाँ पर इसका जो योग है वो 55 आता है। तो अगर नहीं भी पता हो आपको तो याद रख लेना, 1 से लगा करके 10 तक की जो गिनती होती है इसकी जोड़ 55 होती है। और 55 में जब हम 11 का भाग देंगे तो ये कितनी बार चला जाएगा, आपके 5 बार चला जाएगा। 11 पंजे 55। तो इसका जो उत्तर है वो कितना आएगा आपके, इसका जो उत्तर है वो आपके 5 उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन ब इसका करेक्ट आंसर रहेगा। तो ब वाला उत्तर इसका आंसर है। तो प्रथम 11 पूर्ण संख्याओं का जो माध्य है वो कितना हो जाएगा आपके, वो आपके 5 हो जाएगा। एक क्वेश्चन ऐसा ही मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, आपको प्रथम 10 छोड़ो, आप 5 ही बता देना। प्रथम 5 आपको प्राकृत संख्या का माध्य ज्ञात करना है। प्रथम 5 प्राकृत संख्या का माध्य ज्ञात करना है। अब आपको नेचुरल नंबर लेना है फर्स्ट 5 और उसका आपको जो मीन फाइंड करना है। ये उत्तर आप कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर आपके 14वां क्वेश्चन है कि इस बंटन गाँव को बहुलक ज्ञात करना। देखो आपकी जो 14वीं प्रश्नावली 13वीं, हाँ ये जो 13वीं प्रश्नावली है माध्य को बहुलक वाली सांख्यिकी वाली, वो 13 नंबर की प्रश्नावली है। तो इसमें जो सबसे आसान है वो आपका बहुलक ही है। बहुलक में कुछ नहीं करना, जो ज़्यादा बार आता है वही बहुलक होता है। तो इसमें देखो ज़्यादा बार कौन आ रहा है, बहुत बार आने वाले को बहुलक कहते हैं। तो बहुत बार कौन आ रहा है,
सबसे बहुत बार अधिक बार कौन आया, तो इसमें देखो 4 मुझे इसमें सबसे ज़्यादा बार दिखाई दे रहा है, और 4 के अलावा इसमें 3 है, सॉरी 4 नहीं 3, तो इसमें जो आपका जो 3 है वो मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है, तो 3 इसका जो बहुलक हो जाएगा। ठीक है, बहुलक क्या हो जाएगा, इसमें 3 हो जाएगा। हर बार ये क्वेश्चन आता है और उसमें इसका आंसर 4 होता है, लेकिन इस बार इन्होंने क्या किया कि 4 की जगह पे 3 को बढ़ा दिया, तो ये 4 इसका नहीं होगा, इसमें आंसर 3 आंसर हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो कितना होगा, 3 होगा, क्योंकि 3 जो है वो सबसे ज़्यादा बार आया है। तो ये इसका बहुलक कितना हो जाएगा, 3 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर आपकी क्वेश्चन नंबर 15। यदि पी का मान इतना है तो आपको ई नहीं की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो किसी भी घटना के होने की प्रायिकता, इसको हम पी ए लिखते हैं, और किसी भी घटना के नहीं होने की प्रायिकता, इसको हम पी ए बार लिखते हैं या फिर पी ए नहीं लिखते हैं। ठीक है, इसकी जो जोड़ है वो हमेशा ही 1 होती है। तो किसी भी घटना के होने की प्रायिकता और नहीं होने की प्रायिकता की जो जोड़ है वो हमेशा सिंपल 1 होती हैं। तो हम इसमें मान लिख लेंगे, पी ए का मान 0.05 दे रखा है और ए नहीं हमें ज्ञात करनी है, यानी कि पी ए नहीं, ए की जगह पे ई है इसमें, तो आप ई कर देना इसको, ए की जगह पे यहाँ पे ई है। ठीक है, फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा इससे, ए की बात है। तो पी ई का मान कितना दे रखा, 0.05, और आपको ई नहीं ज्ञात करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम पी ई नहीं, और बराबर में कितना है, 1 है। जब ई नहीं है तो आपको क्या करना है, जो है उसको 1 में से घटा लेंगे, प्लस के 5 बराबर से इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो यहाँ पर हम इसको पक्षांतरण करेंगे, पी ई नहीं, प्रायिकता ई नहीं होने की, तो 1 माइनस 0.05 घटा लेंगे, तो 1 में से 0.05 को घटाएंगे तो 0.95 इसका आंसर आएगा। 1 के पॉइंट नहीं तो 0 लगा के, पॉइंट लगा 2 0 लगा देंगे, इसमें से 0.05 को घटाएंगे तो हमारा जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, 0.95 आ जाएगा। इसको घटा के देख लेना, यही आंसर आएगा। तो ये आपके एक क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिए इसको। अब मैं आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ। अगर ई नहीं की जगह पे अगर पी ई बार आ जाए तो भी एक ही बात है। ठीक है, पी ई बार, यानी कि ई बार का मतलब भी होता है वो नहीं है, और बिना बार के तो इसमें वो है। तो होने की और नहीं होने की जो घटना है उसकी प्रायिकता जो है उसका योग हमेशा 1 होता है। तो एक क्वेश्चन मैं आपके लिए और छोड़ता हूँ, तो उसका भी उत्तर आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। अगर किसी घटना के होने की जो प्रायिकता है पी ए, अच्छा नहीं होने की तो आपको ज्ञात करनी है, आपको नहीं होने की तो इसमें दे रखी है, चलो मैं दे देता हूँ आपको। नहीं होने की प्रायिकता 0.65 है, तो आपकी उस घटना के होने की प्रायिकता पी ए बार आपको ज्ञात करना है। जैसे ये सवाल है वैसे ही ये है, तो इसको भी आप आंसर कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। तो देखो आपके 2024 में 15 MCQ आए थे, क्योंकि 2024 का जो मॉडल पेपर आया था, आपका जो ब्लूप्रिंट आया था उसमें 15 ही MCQ दे रखे थे। लेकिन 2025 में पेपर हुआ था मार्च महीने में, उसमें थोड़ा सा इसमें बदलाव किया गया। उसमें क्या किया गया, 15 की जगह पे जो मॉडल पेपर हैं उसमें आपके 18 दे दिए, और आपके बोर्ड में भी 2025 का जो पेपर हुआ था उसमें 18 ही क्वेश्चन आया था। और इस बार भी आपके पूरे चांस है कि 18 ही क्वेश्चन आएंगे, इससे कम नहीं होंगे। कम होंगे तो भी या 1 या 2 क्वेश्चन कम होंगे, और बढ़ेंगे तो भी 1 या 2 क्वेश्चन। तो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेंगे तो ये 20 हो जाएंगे, और कम होंगे तो ये 15 की जगह पे 12 हो जाएंगे। वैसे 18 से जो कम तो नहीं होंगे, वो 15 हो जाएंगे 18 की जगह पे, या फिर बढ़ेंगे तो वो 20 हो जाएंगे। बाकी जो पेपर पैटर्न है वो 2024-25 का ही रहने वाला है, इसलिए आपको उसी के अनुसार आपको तैयारी करनी है। तो 15 क्वेश्चन ये हो जाएंगे। अब आपका जो क्वेश्चन दूसरा है, इसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो दूसरा सवाल इस प्रकार से है, उसको भी हम देख लेते हैं। दूसरे सवाल में क्या है कि रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। इसमें समांतर सेट दे रखी है, इसका 11वां पद ज्ञात करना है। तो एपी का आपको 11वां पद ज्ञात करना है। तो इसमें पहला पद कितना है, तो इसमें ए बराबर हो जाएगा आपका -3। इसमें आपको डी निकालना पड़ेगा। तो डी का मान क्या होगा, दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं। A2 है कितना, तो -1/2 है, ये पहला पद हो जाएगा और ये दूसरा पद हो जाएगा। A2 कितना है, तो -1/2, फिर माइनस सूत्र का है, और A1 का मान माइनस में है, तो ये आपके माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो -1/2 प्लस 3 और बटे में 1, तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे 3/1 हो जाएगा। अब इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 1 और 2 का एलसीएम 2 हो जाएगा। 2 का भाग 1 में 1 बार, 1 को -1 से करें तो -1, प्लस 1 का 2 बार, 2 को 3 से करें तो 2 3 6 हो जाएगा। तो -1 और प्लस के 6, ये कितना हो जाएगा,
5 हो जाएगा ऊपर तो, और बटे में 2। तो डी का मान कितना है देखो इस सवाल के लिए, तो डी का मान है वो डी बराबर हो जाएगा आपका 5/2 हो जाएगा। तो इसका एनवा पद का सूत्र लगेगा एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन की जगह पे आपको 11 लिखना है, तो A11 बराबर पहला पद कितना है, पहला पद माइनस का 3 है, प्लस एन की जगह पे 11 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है आपके 5/2 है, तो इंटू में कर देंगे 5/2। अगर डी का मान माइनस में है तो इसको कोष्टक में बंद किया जाता है, याद रखना। तो ये माइनस के 3 वैसे वैसे आएंगे, प्लस 11 में से 1 जाएगा तो 10 बचेगा, 10 इंटू 5/2। तो आप काट देना 5 के पार से 2 के पार से 10 को 5 बार, तो क्या बचेगा इधर, इधर तो माइनस के 3 बचेंगे और इधर में क्या बचेगा प्लस में 5 5 25। तो ये वैसे आपका जो कौन सा सवाल है ये 5.2 का, हाँ 5.2 का जो दूसरा सवाल है, दूसरे का दूसरा है ये, है ना, ये दूसरे का दूसरा सवाल है। तो ये इसके 22 उत्तर आते हैं। तो ये हो जाएगा आपका माइनस के 3 घटाएंगे तो 25 प्लस के और 3 माइनस के, तो ये 22 हो जाएंगे। तो इसका जो 11वां पद है वो कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। तो आपको इसमें केवल 22 भरना है, इतना पूरा 16 आपको वहाँ पे साइड में रफ में करना पड़ेगा, और केवल आपको इसका जो आंसर है वो कितना लिखना है 22 लिखना है बस, आपको इतना पूरा कॉपी में सोल्व नहीं करना है। तो ये मैं जितने भी अब तक सवाल करवाए उसमें अबसदा वाले सवाल, उनको भी आपको कॉपी में सोल्व करने ही नहीं है, उनके केवल उत्तर चाहिए, आपको अबसदा लिखना है केवल वहाँ पे। 18 क्वेश्चन लिखे, उन 18 क्वेश्चन के जो आपको एक टेबल बना लेनी है, मैं आपको और समझाऊंगा कैसे आपको इसमें टेबल में लिखना है, और 1 से लगा के 18 तक के जो उत्तर हैं वो आपको यहाँ पे दे देना है। तो इस प्रकार से आपका जो दूसरे क्वेश्चन में जो 6 आपके जो MCQ आएंगे, सॉरी ये रिक्त स्थान वाले, उनको भी आपको इसी प्रकार से सोल्व करके केवल इनका, जैसे दूसरे का जो पहला है, ये दूसरे का पहला है उसमें आपको 22 लिखना है, दूसरे का दूसरा है इसमें आपको जिसका आंसर आएगा वो आपको सीधा ही लिख लेना है। तो सोल्व आपको पहला दूसरा क्वेश्चन नहीं करना है कॉपी में, उसमें केवल उत्तर के नंबर मिलेंगे आपको, और तीसरे क्वेश्चन में आपको सोल्व करके लिखने पड़ेंगे, चाहे वो 1 नंबर के लिए। कोस स्क्वायर 60 और साइन स्क्वायर 60 इनके मान लिख के इसको स्क्वायर करेंगे और माइनस करेंगे। तो कोस स्क्वायर 60 का जो मान है वो साइन 30 के मान के बराबर होता है। साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 होता है, तो 1/2 का स्क्वायर, माइनस साइन 60 का मान कितना होता है, तो वो हो जाएगा आपका √3/2। इन दोनों का स्क्वायर करेंगे और यहाँ से माइनस करेंगे, तो 1/4 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। लघुत्तम लेंगे 4, तो ये आ जाएगा आपका 1 - 3 बराबर माइनस के 2/4। जब इसको हम सोल्व करेंगे तो माइनस का 1/2 आंसर आएगा, तो इसका जो आंसर है वो माइनस का 1/2 हो जाएगा। तो सीधा उत्तर हम क्या लिखेंगे, माइनस का 1/2 लिखेंगे। कोस 60 का मान साइन 30 के मान के बराबर होता है, जो कि 1/2 होता है, और साइन 60 और कोस 30 का मान बराबर ही होता है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर आपके अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर आपका ये है तीसरे में वृत्त के क्षेत्रफल दे रखा है। देखो वृत्त का परिधि देके त्रिज्या पूछ ली, वृत्त का क्षेत्रफल देके त्रिज्या पूछ रहा है, तो ये भी हम सोल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, अगर आपको बेसिक पता है तो बहुत ही अच्छे प्रकार से इसको सोल्व कर लो। तो वृत्त का क्षेत्रफल वो दे रखा है आपको 154, तो मैं इसको यहाँ पर सोल्व करके देखता हूँ। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो 154 है, और फॉर्मूला क्या होता है πr² होता है, बराबर में कितना दे रखा है 154 दे रखा है। पाई का मान लिखो तो 22/7 लिखेंगे इंटू आर का स्क्वायर बराबर में 154। जब आर का मान ज्ञात करना है तो 22 और 7 को हटाएंगे, 154 इंटू 7 गुणा में चले जाएंगे, 22 भाग में आ जाएंगे। थोड़ी देर पहले मैंने 176 में जब 22 का भाग दिया तो वो 8 बार गया था, लेकिन अब 22 का भाग 154 में देंगे तो वो 7 बार जाएगा। तो आर का स्क्वायर बराबर कितना है 7 इंटू 7 है। आर का मान ज्ञात करना है तो √7 इंटू 7 करेंगे। अंडर में 7 इंटू 7 का मतलब बाहर निकालें तो केवल इसका 7 उत्तर आएगा, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी इसकी 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। देखो ये फिक्स होता है, अगर त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तो उसका क्षेत्रफल 154 होगा, उसकी परिधि भी फिक्स है। तो ये परिधि तो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ कि एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, उसकी परिधि कितनी आएगी वो आपको कमेंट करके बताना है। हिंट के लिए मैं आपसे बता दूं कि इसका उत्तर कितना आएगा। तो मैंने ऊपर जो आपको एक परिधि देके आपसे व्यास पूछा था, तो उसकी जो परिधि जितनी मैंने दी थी उसका आधा उत्तर आएगा। आप पीछे मैंने एक क्वेश्चन दिया था कि एक वृत्त की परिधि इतनी है तो वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए, है ना, ऊपर मैंने एक दिया था। ये मैंने ऊपर 11वां क्वेश्चन करवाया था कि वृत्त की परिधि है जो यहाँ पे मैंने संख्या लिखी थी,
ठीक है। तो जितनी मैंने यहाँ पे संख्या लिखी थी उसका आधा उत्तर आएगा, और वृत्त की त्रिज्या अगर 7 सेंटीमीटर है तो, और उसका व्यास आपको कमेंट करके बता देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं इसका। ये तिर्यक लंबाई दे रखी है आपको, अच्छा ज्ञात करनी तिर्यक लंबाई, तो इसमें आपको तिर्यक लंबाई ज्ञात करनी है। तो मैं आपको यहाँ पे, चलो तिर्यक शंकु की जो त्रिज्या है r बराबर वो 6 सेंटीमीटर है, और ऊंचाई जो है h बराबर वो 8 सेंटीमीटर है। इसकी l की लंबाई ज्ञात करनी, तो l बराबर सूत्र आपको याद कर लेना है। तिर्यक जो शंकु होता है, आपकी शंकु इस प्रकार की आकृति होती है कि ये शंकु, जोकर की टोपी होगी आपकी, वो शंकु है। आइसक्रीम का कोन, तो यहाँ से लगा कि यहाँ तक तो कितना है वो 6 है, और यहाँ से लगा कि यहाँ तक वो कितना है वो 8 है। आपको ये लंबाई याद करनी है, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय वाला फॉर्मूला है 8 और 6, तो इसका उत्तर 10 आता है। तो इसका उत्तर कितना आएगा, अभी 10 उत्तर आएगा, देखना। तो एल बराबर क्या होता है, अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। तो आर का मान कितना है इसमें 6 है, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा, और एच कितना है 8 है, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा। 6 का स्क्वायर कितना होता है, तो हमारे इधर तो 36 होता है, और 8 का स्क्वायर हमारे इधर 64 होता है। आप भी कमेंट करके बताना, देखिए आपके उधर 9 का स्क्वायर कितना होता है ना, आपके उधर 9 का स्क्वायर सर ने कितना बताया, देखिए ऐसा तो नहीं हो कि कहीं मैंने अलग बताया कहीं और आपने कहीं गलत पढ़ लिया हो। तो 9 का स्क्वायर कितना होता है, देखिए आपके उधर कमेंट करके बताना। हमारे इधर तो जो 6 का स्क्वायर 36 होता है, और 8 का स्क्वायर 64 होता है। तो 36 और 64 को जोड़ करके देखो कितना आता है, तो हमारे इधर 100 आता है। 100 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो 100 किसका वर्ग है, तो प्यारे बच्चे 100 जो है वो 10 का वर्ग है। जब आपको वर्गमूल निकालना नहीं आता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, गुणनखंड करने पड़ेंगे, और फिर 2 के जोड़े बनाएंगे, ठीक है। और फिर इसमें हम एक एक बार लिख के इसको हल करते हैं। तो एक तो 2 का जोड़ा बनेगा, एक 5 का जोड़ा बनेगा, तो 2 × 5 करेंगे तो 2 पंजे 10 हो जाएगा। इस प्रकार से आपको ये याद रखना है। तो इसका उत्तर मैंने पहले ही कहा था, इसका उत्तर 10 सेंटीमीटर ही आएगा। अगर यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4 होता, तो 3 4 का जो स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो वो 5 के स्क्वायर के बराबर आता है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा, एक और क्वेश्चन मैं छोड़ता हूँ आपके लिए, कि एक जो शंकु की त्रिज्या है वो 5 सेंटीमीटर है, और शंकु की जो ऊंचाई है वो 12 सेंटीमीटर है। तो आपको उस शंकु की तिर्यक लंबाई एल का मान ज्ञात करके बताना है, और इसका उत्तर आपको कमेंट करके बता देना। देखो, मेरा एक क्वेश्चन पूछने का मकसद एक ही है कि आप क्वेश्चन को सोल्व करें, और जो मैंने आपको समझाया उसके देखा आप सोल्व करके आंसर निकालें, फिर आप जो आराम से सवाल करना सीख जाएंगे। बहुत ही आसान है गणित, अगर आप ढंग से सीखेंगे तो अच्छा स्कोर करोगे इस बार। 3 माध्यक बराबर 2 माध्य, तो प्लस में क्या आएगा, यहाँ पे बहुलक आता है। ये क्या होता है, बहुलक होता है। ये बहुलक माध्यक और बहुलक में तीनों में संबंध होता है, इसको याद कर लें। माध्यक और बहुलक, इसमें तीनों में संबंध होता है। अगर आपके बहुलक बराबर पूछे तो बहुलक बराबर क्या हो जाएगा, ये प्लस के 2 माध्य इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका 3 माध्यक माइनस 2 माध्य हो जाएगा, ठीक है। तो बहुलक बराबर आपका ये फॉर्मूला होता है, याद रखें, आपके अर्धवार्षिक में ऐसा पूछा जाएगा क्वेश्चन। तो या तो आपके ये फॉर्मूला ही पूछ लेंगे, या फिर माध्यक बहुलक में से कोई 2 मान देके तीसरा मान आपसे पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका ये है, इसमें वर्ग अंतराल जो है इसका वर्ग चिन्ह ज्ञात करना है। तो वर्ग चिन्ह क्या होता है, ये इसकी निम्न सीमा है 60, तो और 75 इसकी ऊपरी सीमा है। तो निम्न सीमा और ऊपरी सीमा को हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं और 2 का भाग लगाते हैं। तो निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़ेंगे, 2 का भाग लगाएंगे, तो 60 + 75 और बट्टे में आएगा 2। 60 और 75, 60 70 135 हो जाएगा। ये 135 में 2 का भाग देंगे तो इसका जो उत्तर है वो 62, 2 का भाग देके देख लेते हैं। 2 का भाग देंगे तो 6 बार, फिर 15 में जाएगा 7 बार, तो 67.5 उत्तर आएगा। तो 67.5 इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा, ठीक है। ये इसका जो क्या है वो वर्ग चिन्ह है। वर्ग चिन्ह के 2, इसको मध्य मान भी कहा जाता है, इन दोनों का बीच का मान है। तो ये आपके लिए क्वेश्चन हो गया कि 60 से 75 का जो वर्ग चिन्ह है वो कितना होता है, वो आपके 67.5 होता है। तो एक क्वेश्चन मैं आपके और छोड़ता हूँ, उसका भी उत्तर आप कमेंट करके बता ही देंगे, मुझे पूरा विश्वास है। और जो विद्यार्थी कमेंट करके उत्तर बताएंगे निश्चित रूप से उनको बहुत ही गणित अच्छी समझ में आएगी। आपके लिए एक वर्ग दे रखा है 10 से 25, इसका आपको क्या करना है, वर्ग चिन्ह क्लास मार्क जो है वो आपको बताना है। इंटरवल दे रखा है, क्लास इंटरवल आपको 10 to 25, इसका आपको जो क्लास मार्क है वो आपको निकालना है। दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगा के आधा कर देना, आंसर कंप्लीट आपके याद हो जाएंगे। और वो प्रश्न परीक्षा में पूछा हुआ भी है, वापस आपके पूछा जाएगा।
अगला प्रश्न है कि एक पासे को उछालने पर 6 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपने पासे को ढंग से पढ़ा है तो पासे के ऊपर 1 से लगा के गिनती कहाँ तक होती है, लास्ट गिनती 6 तक की होती है। तो बताओ 6 से बड़ा अंक तो आएगा कहाँ से, जब संभव ही नहीं है, वो असंभव है। और असंभव घटना जो होती है उसकी प्रायिकता हमेशा 0 होती है, क्योंकि उसके अनुकूल परिणाम 0 होंगे। तो 0 में किसी का भाग देंगे तो इसका आंसर 0 ही आता है। इसलिए आपके 6 से बड़ा अंक पूछे तो फिर इसका उत्तर कितना आएगा, 0 आएगा। 6 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। असंभव घटना की जो प्रायिकता है, याद कर लेना, जो इम्पॉसिबल जो आपके इवेंट होते हैं इनकी जो प्रोबेबिलिटी वो 0 होती है। तो असंभव घटना की जो प्रायिकता है, असंभव घटना की प्रायिकता वो इसमें 0 होता है। और एक दूसरा होता है निश्चित घटना, निश्चित घटना। तो निश्चित घटना की जो प्रायिकता है वो हमेशा फिक्स होती है, 1 होती है। दोनों याद कर लेना। असंभव घटना वो 0 उसका प्रायिकता हो जाएगी, और निश्चित घटना वो 1 हो जाएगी। निश्चित घटना का उदाहरण मैं देता हूँ कि जैसे कोई एक व्यक्ति कह रहा है कि मैं, उसकी जेब में 2 नोट पड़े हैं, ये दोनों नोट पड़े हुए वो 10-10 के नोट हैं, ठीक है, दोनों नोट 10-10 के। अब ये कह रहा है कि देख मैं जो भी, वो उसके दोस्त को कह रहा है कि देख मैं जो भी नोट निकालूंगा वो 10 का ही नोट निकलेगा। इसका मतलब उसको पहले से पता है कि मेरी जेब में 2 नोट हैं और दोनों ही नोट कैसे हैं, 10-10 के, तो जो भी निकलेगा वो 10 का ही निकलेगा। तो ये 2024 का जो पेपर था उसमें आपकी क्वेश्चन नंबर 2 जो था उसमें 7 आपके रिक्त स्थान के क्वेश्चन पूछे गए थे। 2025 के पेपर में थोड़ा सा बदलाव किया गया था, यहाँ पे 7 की जगह पे अब केवल 6 क्वेश्चन आपके रिक्त स्थान के पूछे जाएंगे। और 2025 में भी 6 ही पूछे गए थे, और आने वाले पेपर में भी आपके जो 6 ही अब के बाद में रिक्त स्थान पूछे जाएंगे। तो थोड़ा सा बदलाव उसमें किया गया था कि 15 की जगह पे आपके 18 MCQ हो गए थे, और 7 की जगह पे आपके 6 रिक्त स्थान हुए थे। बस इतना सा बदलाव 24 में और 25 के पेपर में आया था। और फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें जो क्वेश्चन होंगे उनको सोल्व आपको अपनी कॉपी में करना पड़ेगा और उसके नंबर मिलेंगे। पहले क्वेश्चन के आपको सीधे उत्तर लिखने हैं और दूसरे क्वेश्चन के भी आपको सीधे उत्तर लिखने हैं। आप सोल्व रफ में करेंगे और केवल सीधा उत्तर आपको यहाँ पे करना है। तो तीसरे क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे यहाँ पे। जैसे 2 संख्या दे रखी है आपको x और y में, और x और y का आपको क्या करना है, LCM निकालना है। तो लसप ज्ञात करने के लिए यहाँ पे दे रखा है संख्या 2 की घात 3 इंटू 3 की घात 2, और y बराबर दे रखा आपको 2 की घात 2 और 3 की घात 2। इनका आपको क्या करना है, LCM ज्ञात करना है। LCM ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, जो दोनों में कॉमन है उसकी बड़ी घात लिखते हैं। कॉमन क्या है, तो 2 है और दोनों ही कॉमन ही है, 2 भी कॉमन है और 3 भी कॉमन है। तो 2 की बड़ी घात देखनी है और 3 की भी बड़ी घात देखनी है। तो 2 की बड़ी घात कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, और 3 की बड़ी घात 2 ही है। तो ये इसको सोल्व कर लेंगे। 2 की घात 3 का मतलब 8 होता है, और 3 की घात 2 का मतलब 9 होता है। तो LCM कितना हो जाएगा, 8 9 में 72 हो जाएगा। इस प्रकार से आपको इसका LCM याद कर लेना है। इसी सवाल में अगर आपके HCF पूछ ले तो आपको क्या करना है, छोटी घात वाला लेना है। दोनों में जो कॉमन है उसमें छोटी घात वाला। तो दोनों में छोटा कॉमन कौन है, 2 है, तो 2 की छोटी घात कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, और 3 की घात छोटी कितनी है, 2 है। तो ये इसके आंसर हो जाएंगे। 2 की घात 2 का मतलब 4 है, 3 की घात 2 का मतलब 9 है। तो 4 9 में कितने हो जाएंगे, 36 हो जाएगा। तो HCF इसका 36 है और LCM इसका 72 है। यही इसके जो LCM HCF है। और LCM में आपको ध्यान रखना है कि जो कॉमन नहीं है, जो मान लो कोई कॉमन नहीं है, मान लो यहाँ पे ऊपर गुणा में 5 भी होता, तो जो कॉमन है उसको तो लिखते ही लिखते हैं, लेकिन जो कॉमन नहीं है उसको भी गुणा करके लिखा जाता है। फिर इसको हम 5 से भी गुणा कर देते हैं। लेकिन LCM में गुणा करते हैं, और HCF में केवल जो कॉमन होता है उसी को लिखा जाता है। LCM में जो कॉमन नहीं है उसको भी लिख लेंगे, और HCF में केवल कॉमन को ही इसमें लिखा जाता है, और बड़ी छोटी घात का आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो फिर आपका क्वेश्चन है वो दूसरा क्वेश्चन है ये। तो इसका जो LCM वो कितना आ जाएगा, ये 72 इस प्रकार से आ जाएगा। बहुपद के आपको शून्य ज्ञात करना है। वही बहुपद है आपका x² - 3। तो इसको लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे x² - √3 का स्क्वायर। तो एक आपको एक फॉर्मूला बन जाएगा a² - b² का। इसको क्या लिखते हैं, एक बार प्लस में लिखते हैं और एक बार माइनस में लिखते हैं। तो a + b, तो ये हो जाएगा आपका x + √3, दूसरा हो जाएगा आपका x - √3। तो यहाँ पे एक बार प्लस में लिखेंगे, एक बार माइनस में लिखेंगे, यानी कि एक बार बराबर में 0 लिखेंगे x + 3 के,
प्लस माइनस नहीं, तो एक बार लिखेंगे हम x माइनस रूट 3 बराबर 0। तो इधर तो x का मान है वो माइनस के रूट 3 आएगा, और इधर जो x का मान है आपका प्लस के रूट 3 आएगा। तो ये दोनों x के मान आ जाएंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि आप इसको ऐसा लिख लो, एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0 करो, एक्स स्क्वायर बराबर आपका प्लस का 3 आ जाएगा। x बराबर इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इधर आएगा, तो ये अंडर रूट लगेगा 3 का। जब स्क्वायर हटाते हैं, अंडर रूट हटाते हैं तो एक बार प्लस में लिखते हैं, एक बार माइनस में लिखते हैं। तो स्क्वायर हटाएंगे तो एक बार प्लस माइनस में दोनों में लिखा जाता है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो x के देखो दो मान आएंगे, प्लस के रूट 3 और माइनस के रूट 3। तो ये ऐसे करोगे तो भी यही आंसर आएंगे, और इस प्रकार से आंसर निकालेंगे तो भी यही आंसर आने वाला है। इसके बाद में हम क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, रैखिक समीकरण युग्म दे रखा है। ये आपका जो तीसरी प्रश्नावली है उसकी क्वेश्चन है। ये पहला क्वेश्चन है प्रश्नावली का, x प्लस वाई बराबर 14, x माइनस वाई बराबर 4। दो संख्याओं को जोड़े तो 14 आ जाए और घटाए तो उनको वापस 4 आ जाए, ऐसे संख्या बतानी है। तो मैं इस समीकरण को विलोपन विधि से हल कर रहा हूँ। विलोपन मतलब दोनों में से एक को गायब करेंगे। तो देखो x प्लस वाई बराबर 14 है और दूसरा है x माइनस वाई बराबर 4। विलोपन क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि एक तो इनके निशान अलग अलग हैं तो जोड़ने पे कट जाएगा, और दूसरा ये कि इनके गुणांक भी सेम है, तो इसको x वाई को जोड़ कर लेंगे। तो इन दोनों की जोड़ कर लेंगे, x और x कितना हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, और ये y से y प्लस माइनस का कट जाएगा। 14 और 4 कितने हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे। तो x बराबर आपके 18 में ये 2 का भाग लगा देंगे। तो 18 में 2 का भाग कितनी बार जाता है, तो 9 बार जाता है। x का मान कितना आ जाएगा, x बराबर 9 आ जाएगा। अब y का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ पे किसी एक समीकरण में, दोनों में से किसी एक समीकरण में x बराबर 9 लिख तो y का मान आ जाएगा। तो पहली समीकरण है हमारे पास में x प्लस वाई बराबर 14, तो वही लिख लेते हैं, x प्लस वाई बराबर 14। x का मान कितना है, 9 प्लस वाई बराबर में 14। अब 9 में कितना जोड़े कि 14 आ जाए तो आपको पता हो जाएगा y का मान कितना है। तो 14 में से 9 को घटा लो, y का मान आ जाएगा 5। तो x का मान कितना आया, 9, और y का मान कितना आया, 4। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 9 और 4, 1 मिनट, 9 और 5 आएगा, 9 और 5 14 आ जाएगा, और जब इनको घटाओगे तो ये आपके 4 आ जाएगा। जोड़ने पे 14 चाहिए तो 14 हो जाएंगे 9 और 5, और घटाने पे 4 चाहिए तो 9 में से 5 को घटा के देख लो, 4 आ जाएगा। तो x का मान 9 और आपके 5 आंसर रहेगा। y का मान कितना है, 5 है। तो ये तीसरा क्वेश्चन आपके इस प्रकार से सोल्व होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी 6.1 प्रश्नावली है उसका है, इस थेल्स प्रमेय पर आधारित है। ये किस पर आधारित है, ये थेल्स प्रमेय पर आधारित है। थेल्स प्रमेय, ये इसको आधारभूत जो अनुपातिक प्रमेय भी कहते हैं, ठीक है। तो आधारभूत अनुपातिक प्रमेय कह दो या फिर थेल्स प्रमेय कह दो, दोनों एक ही है। थेल्स प्रमेय के अनुसार ये बात कहता है कि अगर किसी त्रिभुज में, ये कोई त्रिभुज है, इसकी जो एक तीसरी भुजा है, ये भुजा, इसके समांतर कोई रेखा खींचे, तो ये रेखाखंड खींचेंगे तो ये इस दो रेखा हैं, एक तो AB रेखा और एक AC रेखा है। इसको ये बराबर अनुपात में विभाजित करता है कि AC का जो अनुपात होगा वही AE का अनुपात, AB का जो अनुपात होगा वही आपके AC का अनुपात होगा। यानी कि आपके AD और DB इधर AE और AC का अनुपात बराबर आएगा। तो ये हम लिखेंगे इसको AD बटे में DB, और इधर आएगा आपका AE और बटे में AC। तो आपको इसमें जो मान तो दे ही रखा है, 1 2 3 मान दे रखा है, चौथा मान आपको ज्ञात करना है, इसी ज्ञात करना है। AD का मान 1.5 है, और ये इस DB कितना है, 3 है। AE कितना है, 1 और AC में ज्ञात करना है। तो क्रॉस गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा AC इंटू 1.5 और बराबर होगा आपका 3। तो AC का मान ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है, इसमें 1.5 का भाग दे देना है 3 में। तो 3 में भाग देंगे 1.5 का, तो पॉइंट हटाएंगे, ऊपर 30 हो जाएगा, 30 में 15 का भाग 2 बार जाएगा, तो आंसर कितना आएगा, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका जो आंसर आपके कहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर का आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इन दोनों बिंदुओं के बीच की आपको दूरी ज्ञात करनी है। दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। एक दे रखा आपका माइनस का A, दूसरा है प्लस का A, और दूसरा बिंदु आपका इसको P मान लेते हैं, दूसरे को Q मान लेते हैं, माइनस का A और माइनस का A। तो एक तो हो जाएगा x1 y1 और दूसरा हो जाएगा आपका x2 y2। फॉर्मूला क्या लगेगा, PQ बराबर दूरी सूत्र लगेगा इसमें। ये दूरी सूत्र हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस
y1 का होल स्क्वायर। x2 का मान कितना है, तो x2 का मान है हम अपने पास में -2 माइनस का a, तो माइनस का a और x1 का मान माइनस माइनस प्लस का a हो जाएगा। स्क्वायर करेंगे प्लस y2 का मान कितना है माइनस का a और y1 का मान कितना हो जाएगा माइनस a हो जाएगा। इसका भी स्क्वायर करेंगे प्लस माइनस 0 हो जाएगा ये तो इधर आएगा आपका 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, प्लस माइनस 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 2a हो जाएगा और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0, इसमें जोड़ेंगे तो यही संख्या आएगी वापस, तो -2 का स्क्वायर प्लस के 4 और a स्क्वायर आएगा। तो जब इसको हम सोल्व करेंगे अंडर रूट हटाएंगे तो 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा और a स्क्वायर का वर्गमूल a हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो कितनी आएगी आपके 2a आएगी। अगला सवाल आपका ये है कि ये फिक्स सवाल है कि खंबे की जो परछाई है उसकी खंबे की ऊंचाई के बराबर है। सूर्य का उन्नयन कोण हमेशा ही कितना डिग्री आता है, थीटा बराबर 45 डिग्री इसका आंसर आता है। इसको हम सोल्व करके भी देख लेते हैं कि एक जो पेड़ है या फिर खंबा है ना, खंबा, ये खंबा है AB, ये खंबा ले लो AB, इसकी जो छाया है ये खंबे की ऊंचाई इसको हम यहाँ पे h मान लेते हैं, ठीक है। ये जो ऊंचाई h है तो इसकी जो छाया की लंबाई है, खंबे की जो परछाई है वो छाया खंबे की ऊंचाई के बराबर है। तो ये इसकी परछाई है, AB तो एक खंबा है, ये क्या है खंबा है और यहाँ पर इसकी परछाई है, तो परछाई है तो फिर यहाँ h है तो ये भी h ही होगा क्योंकि जो खंबे की परछाई है वो खंबे की ऊंचाई के बराबर है, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। और हमें इसमें थीटा का मान ज्ञात करना है तो लंब और आधार हो जाएगा। ये तो लंब है, ये तो इसका लंब है और ये इसका आधार है। लंब और आधार किस में होता है, tan थीटा में होता है। लाल कक्का से देखोगे तो लंब बटे आधार होता है। लंब का मान कितना है तो h है और आधार का मान भी h है। तो tan थीटा बराबर h से h कितनी बार कटेगा, एक बार कटेगा। अब आपको ये देखना है कि tan थीटा जो tan में मान है वो एक किसका होता है, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि tan में जो 45 डिग्री होता है उसका मान 1 होता है। तो tan 45 का मान 1 करेंगे तो थीटा से तुलना करेंगे इसकी तो कितना आएगा, थीटा बराबर आपका 45 डिग्री इसका जो करेक्ट आंसर है वो बनेगा। तो इस प्रकार से इसका आंसर आपको 45 निकालना है। अगला जो क्वेश्चन है वो आपके एक मीनार के पद बिंदु से, अगला सवाल आपका ये, यहीं से इसको सोल्व कर लेते हैं। ये मीनार है AB, AB क्या इसका मीनार है और मीनार का पद बिंदु से 60 मीटर की दूरी पर एक बिंदु C इस प्रकार से उन्नयन कोण जो 60 बनाता है, तो 60 इसका उन्नयन कोण हो जाएगा और इसकी जो मीनार से पद बिंदु ये जो है बिंदु C और B के बीच की जो दूरी वो कितनी है 100 है। तो आपको जो मीनार की ऊंचाई है वो ज्ञात करनी, तो हम इसको h मान लेंगे, ठीक है। तो h और ये 100 है तो ये कितना दे रखा है ये हमें ज्ञात करना है। तो ये एक समकोण त्रिभुज है, इसमें tan थीटा लगाएंगे, वही अभी थोड़ी देर पर लगाए ये वाला लंब बटे आधार। तो लंब का मान तो इसमें h है और आधार का मान कितना है 100 है और थीटा की जगह पे कितना आएगा, थीटा की जगह पे आ जाएगा आपके 60 डिग्री और बराबर में क्या आएगा आपके h बटे 100। tan 60 का मान अभी हमने ऊपर निकाला था, कितना आया था, tan 60 का जो मान है वो √3 होता है। √3 बराबर आपका जो h बटे 100 हो जाएगा। तो h का मान ज्ञात करना है तो इसको क्रॉस गुणा कर देंगे, √3 से 100 का गुणा हो जाएगा, h से 1 का गुणा होगा तो h ही आएगा। तो h बराबर इसका जो उत्तर है वो कितना आ जाएगा, √3 × 100। अगर आप में से किसी बच्चे को पता है तो वो ज़रूर इसमें √3 का मान लिख लेगा। √3 का मान कितना होता है 1.732 होता है। तो यहाँ पर अगर आपको इसको और आगे सोल्व करेंगे, वैसे यहीं तक इसका आंसर है, इसका जो आंसर है वो आपके ऐसे आता है 100/3, लेकिन 100 से इसको गुणा करेंगे तो √3 × 100 इसका जो मान है वो 1.732 है। इसको 100 से गुणा करेंगे तो ये 173 हो जाएगा। 1.732 का कितना हो जाएगा 173.2 इसका जो आंसर है वो रहेगा, ठीक है। ये आपके मीटर है तो ये आपके मीटर में आंसर आ जाएंगे। बाकी 100/3 भी इसका करेक्ट आंसर है, वो भी आपके गलत नहीं है। तो दोनों प्रकार से इसका आंसर आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है फिर आपके क्वेश्चन है कि वृत्त की त्रिज्या r बराबर 7 सेंटीमीटर है। वृत्त का जो केंद्र पर अंतरित कोण है वो थीटा बराबर 60 डिग्री है। चाप की लंबाई ज्ञात करें। तो वृत्त की जो चाप की लंबाई का सूत्र होता है वो होता है थीटा बटे 360 इंटू ये चाप जो है वो वृत्त की परिधि का पार्ट होता है, भाग होता है, तो 2πr लगाएंगे। थीटा का मान 60 दे रहेगा तो आप 60 लिख लेना, बटे में 360 इंटू आर का 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान कितना है 7 है। इसको काट पीट के उत्तर निकालना है। तो ये 6 से 36 6 बार कट जाएगा, 0 0 कट गया।
7 से 7 कट जाएगा और 2 के पारे से जो 6 है वो 3 बार कट जाएगा। कौन बचेगा? तो प्यारे विद्यार्थियों, ऊपर तो 22 बचेंगे और नीचे 3 बचेंगे। 22 में 3 का भाग दे देना, अपना आंसर आ जाएगा। तो 22 में 3 का भाग 7 बार जाएगा, 7 या 21 पॉइंट लगाएंगे 10 हो जाएगा, तो 7.33 इसका आंसर आते जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप अच्छी प्रकार से याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 90 है। 90 क्वेश्चन में क्या है? तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है 1014, इसकी घन की भुजा याद करनी है। तो घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो आपको दे रखा है 1014, ठीक है, मीटर स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या होता है? 6 इंटू भुजा स्क्वायर, 6 इंटू भुजा स्क्वायर बराबर कितना दे रखा है? ये 1014 दे रखा है। भुजा का मान ज्ञात करना है तो स्क्वायर को यहाँ पे 6 को हटाएंगे, तो भी 6 को हटा लेते हैं पहले। 6 का गुणा से भाग में हो जाएगा, तो 1014 में 6 का भाग कितनी बार जाता है? तो भाग दे के देखना, 6 एकम 6, 4 बचेंगे 40, 6 छंग, 1 मिनट इसको वापस करते हैं, 6 एकम 6, तो ये एक बार भाग जाएगा और 6 का भाग देंगे तो 1 मिनट इधर देख लेते हैं, 1014 है, तो 6 एकम 6 बचेगा, इसमें 4 40, तो 6 छंग 36, ठीक है, तो 6 छंग 36 बचेंगे, इसमें 5 54, 6 में 54, तो ये 169 आ जाएगा, 169। तो ये भुजा का स्क्वायर है, तो भुजा बराबर कितना आएगा आपके? अंडर रूट 169 हो जाएगा। 169 किसका वर्ग है? तो 169 आपके 13 का वर्ग होता है, तो इसकी जो भुजा है वो कितनी आ जाएगी? 13 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए और छोड़ता हूँ, है ना। एक घन का जो आयतन है, घन का आयतन वो 216 है मीटर क्यूब। तो आपको उसमें जो इस घन का आपको क्या करना है? एक तो इस घन की भुजा ज्ञात करनी है और एक इस घन का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बताना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन की भुजा और घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आप ऐसे निकाल करके मुझे कमेंट करके बताएंगे। अगला क्वेश्चन है आपके एक 7 सेमी त्रिज्या वाले गोले का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो ये 7 सेमी त्रिज्या वाला देख लेते हैं। ये भी r बराबर कितना है? 7 है, और गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो कितना होता है? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई r स्क्वायर। तो 4 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू r का मान 7 इंटू 7, एक साथ से एक साथ कट जाएंगे, तो 22 चौके कितने हो जाएंगे? 88 इंटू 7, 7 तो 8 56 के 6 हासिल के 5, 7 तो 8 56 और 5 61 हो जाएगा। तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये मैंने अब तक 1 घंटे में आपका जो खंड अ है, खंड इसका जो अ है वो मैंने सोल्व करवाया, और अगर हम इसका खंड ब भी सोल्व करेंगे तो वीडियो काफ़ी इसमें लंबा बन जाएगा, और ये भी 1 घंटे और 7 मिनट का तो वीडियो बन चुका है। इसको हम और सोल्व करेंगे, ये 3 घंटे तक का वीडियो बन सकता है। 3 घंटे में आराम से मैं इसको सोल्व, वैसे तो जल्दी करवा देते, लेकिन समझाने के कारण वीडियो ज़्यादा लंबा बन रहा है। तो मैं इसका जो सेकंड पार्ट है वो आपके लिए और लेके आएंगे, उसमें आपको ये पूरा समझा देंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और सेकंड पार्ट में भी इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, जैसे √3, 5 या फिर इस प्रकार की अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी है, इसका शून्य ज्ञात करना, ऐसा सवाल हमने ऊपर किया था अभी। और बाकी दो संख्याओं का अंतर दे रखा है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुणे तो संख्याएँ ज्ञात करनी है, या आपका जो 6.1 प्रश्नावली है उससे पूछा जाएगा। अभी ऐसा भी सवाल हमने सोल्व किया था कि जो AD/DB होता है वो AE/AC के बराबर होता है। तो यही फॉर्मूला इसमें लगेगा, और उसको हम x का मान ज्ञात करते हैं। दूरी दे रखी और x का मान ज्ञात करना है, ये आपको कोण A का मान ज्ञात करना है। ये 90 प्रश्नावली का सवाल है। ये आपके जो व्रत वाला जो चैप्टर है, 10वां चैप्टर, उसका सवाल है ये। फिर आपके जो ये वापस है जो 11वीं प्रश्नावली का सवाल आ जाएगा। r बराबर दे रखा है 21 सेंटीमीटर, और आपका थीटा बराबर 60 सेंटीमीटर है, 60 डिग्री है। तो इसमें आपको सूत्र लगाना है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का, वो होता है θ/360 इंटू, अब आपको 2πr की जगह पे क्या करना है? πr² लगाना है, क्योंकि हमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। अभी थोड़ी देर पहले हमने 2πr लगाया था, क्योंकि वो वृत्त की परिधि थी। एक बेलनाकार वृत्त के आधार, एक लंबवर्ती बेलन के आधार का क्षेत्रफल दे रखा है, इसकी ऊंचाई दे रखी है, इसका आपको वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अलग से आपको पूरा वीडियो बना के इसमें समझा देंगे। फिर ये माध्य ज्ञात करना है, इसमें आपको पासा फेंकेंगे तो उसमें A और D की प्रायिकता ज्ञात करनी है। फिर आपका खंड C आ जाएगा, जिसमें आपके 3-3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे।
10 और 250 में बीच में 4 के कितने गुणज हैं, या फिर 10 0 से 50 के बीच में सभी विषम संख्याओं का जोड़ करना है। 4 बिंदु दे रखें, इसको समांतर क्रम में है तो समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है तो आपको पी का मान ज्ञात करना है। ये 7.2 है उसका सवाल इसमें से पूछा जाएगा। ये भी 7.2 का ही सवाल आपके। और सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त की परिघ समांतर चतुर्भुज से समचतुर्भुज होता है। ये सिद्ध करने वाला क्वेश्चन आपके पूछा जाएगा। वृत्त के परिघ बने समान चतुर्भुज के सामने आमने सामने की भुजाएं वृत्त के केंद्र पर समपूरक कोण अंतरित करती हैं। फिर आपका ये बारंबारता इसका माध्य ज्ञात करना है और इसमें माध्य दे रखा और के का मान ज्ञात करना है। डी वाला जो सवाल है ऑप्शन जो सेक्शन डी वाला, इसमें आपकी चौथी प्रश्नावली का सवाल है द्विघात समीकरण का कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, आधार 13 है तो आपको अन्य दो भुजाएं ज्ञात करनी है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों जिनके वर्गों का योग 365 है तो उनको ज्ञात करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोनों। आपकी चौथी प्रश्नावली से 4 नंबर का एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो इस प्रकार से आपके अथवा में आने वाला है। तो इसका एक अलग से वीडियो और बनाएंगे, उसमें आपको और समझा देंगे। और ये आपके जो 8.4 जो प्रश्नावली है पुरानी किताबों में वहाँ से पूछा जाएगा। ये सिद्ध करने वाले सवाल हैं। इसमें आपके जो 10 सवाल दे रखे सिद्ध करने वाले, बस वो आप कर लेना, मैं आपको और अच्छे समझा दूंगा। बाकी आपके 4 में से 4 नंबर इसके तो कंप्लीट आपके मैं करवाने वाला हूँ। और 22वां जो सवाल है उसमें आपको कल्पित माध्य विधि से इसका माध्य ज्ञात करना है या फिर इसका जो बहुलक आपसे पूछा गया है। तो आसान से सवाल पूछे जाते हैं माध्य माध्यक और बहुलक के, और ये आपका पूरा जो पेपर है वो इस प्रकार से सोल्व हो जाएगा। अब ऊपर जो क्वेश्चन ज़्यादा थे और नंबर उनके कम है, छोटे छोटे क्वेश्चन है और सवाल को पूरा सोल्व करना है। आगे के जो क्वेश्चन है भाग ब में वो क्वेश्चन कम है और उनके नंबर ज़्यादा हैं। तो ऊपर जो देखो हमने सोल्व किए थे 15 तो आपके MCQ, फिर आपके 7 रिक्त स्थान और आपके 12 जो है वो वन लाइनर सोल्व किए थे, 10 वन लाइनर। तो इस प्रकार से 7 5 12 ये 32 क्वेश्चन ये 2024 में ऐसे पूछे गए थे। अब क्या परिवर्तन हुआ है आपका, 18 तो आपके अबसदा हो गए, 6 आपके रिक्त स्थान हो गए और आपके 12 वन लाइनर हो गए। तो ये इस प्रकार से आपके जो 36 नंबर के जो क्वेश्चन है वो छोटे छोटे बनेंगे। अब तक हमने जो 1 घंटे की वीडियो में पढ़ा इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके 36 नंबर के 36 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ये तब आप सोल्व कर पाएंगे जब आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। तो मैं आपको पुराने पेपर के माध्यम से इसी प्रकार से आपके जो पेपर है कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करवाने वाला हूँ ताकि आपका अच्छा स्कोर प्राप्त हो सके। तो धन्यवाद विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम इतना ही सोल्व कर पाएंगे क्योंकि वीडियो अगर पूरा करेंगे इसी वीडियो में तो वो आपका लंबा वीडियो हो जाएगा, आप देख भी नहीं पाएंगे इतनी देर तक। इसलिए मैं 1 घंटे के वीडियो के माध्यम से, ये 1 घंटा भी अगर आपको ज़्यादा लगे तो कमेंट कर देना, इसमें हम इसको आधा कर देंगे। और अगर आपको लगता है कि 1 घंटे का वीडियो ठीक है तो मैं आपके 1.25 घंटे के लगभग में वीडियो अपलोड करते रहूँगा ताकि आपके जो पूरे पेपर वो जल्दी से आप सोल्व कर पाएँ। तो ये 2024 के पेपर का जो भाग अ था वो हमने सोल्व किया। इससे पहले वाले पेपर भी सोल्व करेंगे और 2025 का पेपर भी मैं आपको पूरा सोल्व करवा दूँगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बाकी सब्जेक्ट के भी पेपर आपको ऐप के ऊपर मिल जाएंगे और इन सभी को आप अच्छे से सोल्व करेंगे तो आप अच्छा स्कोर इसमें कर पाएंगे। हाफ ईयरली का पेपर जो होगा वो आपका 70 नंबर का जो होता है मार्क्स का होता है और आपका जो सिलेबस है वो 100% आपका जो सिलेबस है वो पूछा जाता है। पेपर का पैटर्न आपका जो बोर्ड का पैटर्न होता है सेम उसी प्रकार का रहता है, इसलिए अर्धवार्षिक परीक्षा को आप जो बोर्ड परीक्षा मानकर उसकी तैयारी करनी है ताकि आप अच्छा स्कोर वहाँ पे करेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपना जो व्हाट्सअप ग्रुप है इसको ज्वाइन करके अपना जो ऐप है इसको डाउनलोड कर लेना और टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप वगैरह आप सभी ज्वाइन करके रखें, इन सभी के लिंक वगैरह आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और एक यूट्यूब की ओर से जो नया फीचर आए हैं हाइप का ऑप्शन, वो हाइप आप ज़रूर दें ताकि उससे जो वीडियो है वो अधिक लोगों तक, अधिक विद्यार्थियों तक पहुँच सकें। और अपने इतने दिन से आपके जो लगभग 3-4 महीनों से चैनल पर आपके वीडियो नहीं आ रहे थे 10वीं क्लास वालों की, तो खूब शिकायतें आ रही थी। तो अब आपकी शिकायतें दूर हो जाएगी धीरे धीरे और ये सभी वीडियोज़ आपको यहाँ पे उपलब्ध हो जाएंगी। अर्धवार्षिक तक आपका जो फुल सिलेबस आपको यहाँ पे करवा दिया जाएगा और आपका जो अच्छा स्कोर है वो 70 में से 65 तक का जो स्कोर है वो मैं आपको करवाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो आप ज़रूर है जो अपनी क्लास के सभी बच्चों को बता दें कि अब आपके जो वीडियोज़ हैं वो वापस आना शुरू हो गए हैं ताकि वो इसको देखें और अच्छा स्कोर कर पाएँ। मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।